everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are starting with our chapter number 4 of class 6th SOF series, and the name of the chapter is The World of Living. Are you all excited to watch this video? I hope you are geared up. Let's start. Introduction. See, all living organisms, whether plants, animals or humans, need food, water and oxygen from their surroundings to survive. There is a large variety of plants and animals living on this earth. See, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पर हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ठीक है, और चाहे ह्यूमंस हो, सबको क्या चाहिए? खाना चाहिए, पानी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, अपने सर्वाइव करने के लिए. There is a large variety of plants and animals living on this earth. बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स इस अर्थ पर रह रहे हैं. They live in different types of habitats. सब अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं. कोई बहुत कोल्ड जगहों पे रहता है, तो कोई हॉट जगह पे, कोई डेजर्ट में रहता है, तो कोई माउंटेन्स पे है. कोई प्लांट्स जो हैं वो प्लेन्स पर मिलते हैं, तो कोई हमें सी साइड पे मिलते हैं, राइट. They have different shapes, sizes. सबके shapes और sizes different है. Plants and animals depend upon each other as well as their environment. Plants और animals एक दूसरे पे depend करते हैं और एक दूसरे पे indirectly या फिर directly एक दूसरे पर depend करते हैं and other as well as their environment, और अपने environment पर भी depend करते हैं. Though all living organisms show common characteristics, मोस्टली सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, है ना. तो मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? सारी कॉमन शो करते हैं. येट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज, लेकिन बहुत सारी तरीकों से, बहुत सारे वेज में वो एक दूसरे से अलग भी हैं बहुत. लेट्स डू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. लिविंग थिंग्स और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपने पहले भी ये पढ़ा होगा. लिविंग थिंग्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, नॉन लिविंग थिंग्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बहुत बेसिक्स है. लेट्स डू. लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. लिविंग थिंग्स किसकी बनी हुई है? सेल्स की बनी हुई है, छोटी छोटी कोशिकाओं की बनी हुई है, सेल्स जिनको हम बोलते हैं. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल, जिससे हमारा पूरा स्ट्रक्चर बनता है. सेल से क्या बनते हैं? टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म बन जाता है पूरा. तो सेल्स जो है वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है. स्ट्रक्चर भी यही बनाती है, फंक्शंस जो कंडक्ट करती है बॉडी हमारी, चाहे एनिमल्स की चाहे प्लांट्स की, तो किसके थ्रू करती है? सेल्स के थ्रू करती है. इसलिए दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका. डैश इज द बेसिक यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, देन इट इज सेल. द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ सेल्स. हमें पता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सबकी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल्स से बनी हुई है. The organisms which are made up of only one cell are known as unicellular. Unicellular, you can get by the word also. Uni means one, cellular means cell. One cell से बने हुए organisms क्या होते हैं? Unicellular होते हैं. And the organisms which are formed of many cells are multicellular. और जो organisms बहुत सारे cells से मिलकर बने हुए हैं, वो क्या होते हैं? Multicellular होते हैं. Each cell is organized collection of a living substance called protoplasm. हर सेल जो है वो क्या है? It is each cell is organized collection of living substance. एक organized collection होता है living substances का, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म. और प्रोटोप्लाज्म से क्या बनता है? सेल बनता है. हर सेल प्रोटोप्लाज्म का बना हुआ होगा. लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड एनर्जी. लिविंग थिंग्स को फूड खाना भी चाहिए और एनर्जी भी चाहिए. Right, all living things need food to get energy required to grow, to move. अब हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए? खाने की जरूरत होती है ताकि वो एनर्जी ले सके, टू ग्रो होने के लिए, मूव करने के लिए, और अदर लाइफ प्रोसेसेस. और जितने भी लाइफ प्रोसेसेस है, अगर हमें कोई इंजरी हो गई, हमारे डेली जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, वी आर ब्रीथिंग, है ना, आर एक्सक्रीटरी सिस्टम इज वर्किंग, तो इन सबके लिए एनर्जी की नीड भी होती है. और यही लिविंग प्रोसेस, ये भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. किससे बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस.
दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। मीन्स वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ्स मीन्स फूड। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मीन्स होता है फूड, यानी कि खुद खाना बनाते हैं। दे प्रोवाइड फूड एंड एनर्जी टू ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ। तो जो प्लांट्स हैं उन्हीं पर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, इवन हम भी प्लांट्स पे ही डिपेंड रहते हैं हमारे खाने के लिए। तो प्लांट्स ही प्रोवाइड करते हैं खाना लिविंग बींग्स को। नाउ एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरो मीन्स अदर एंड ट्रॉफ्स मीन्स फूड। एनिमल्स क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स हैं। हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब होता है, हेटेरो मीन्स कि अदर एंड ट्रॉफ्स मीन फूड, दैट मीन्स डिपेंडिंग ऑन अदर्स फॉर फूड। As they cannot make their own food and depend on plants or other animals for food and obtain energy, because heterotrophs अपना खाना खुद नहीं बना पाते, वो plants पे depend रहते हैं directly या indirectly, और या फिर दूसरे animals पर depend रहते हैं अपने खाने के लिए। Next is all living things grow। सारे living things grow करते हैं, right? Growth is a permanent irreversible change। ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स इज इंटरनल। सो लिविंग थिंग्स में जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है, अंदर से होती है। दिस इज नोन एज इंटरनल ग्रोथ। ग्रोथ इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स अकर ड्यू टू द डिवीजन ऑफ सेल्स। ग्रोथ जो होती है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में वो किसकी वजह से होती है कि जो हमारे सेल्स होते हैं उनका डिवीजन होता है। सेल्स अपनी कॉपी बनाते हैं, एक सेल जो है डिवाइड होगा, दो में डिवाइड हो जाएगा, फिर वो दो आगे और डिवाइड हो जाएंगे। तो ग्रोथ कैसे होती है, हमारे सेल्स डिवाइड करते हैं, उनमें डिवीजन होता है। In unicellular organisms, growth occurs due to an increase in the amount of cellular material that is protoplasm। यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है एक ही सेल प्रेजेंट है, तो एक सेल प्रेजेंट है दैट मीन सेल में डिवीजन तो नहीं होगा, लेकिन उसमें क्या होता है जो प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। एक ही सेल का प्रोटोप्लाज्म अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। किसमें, यूनिसेल्यूलर में। ह्यूमन की हम बात करें तो फर्स्ट वो बेबी होता है, हमारी भी ग्रोथ ऐसी ही हो रही है, पहले बेबी होता है, देन चाइल्ड एंड देन एडल्ट बन जाता है, राइट? तो ऐसी ही ग्रोथ होती है। एनिमल की मैं बात करूं तो इट इज अ पपी, है ना, देन वो थोड़ा सा उसमें ग्रोथ हुई एंड देन वो एकदम बड़ा एडल्ट डॉग बन जाता है। देन ग्रोथ इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, द टाइम टेकन फॉर डिफरेंट लिविंग थिंग्स टू ग्रो वेरीज। हर जितने भी ग्रोथ का जो टाइम होता है वो सब ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग होता है, राइट? Some grow quickly while others take a long time to grow। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्विकली बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हो जाते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है वो बहुत धीरे धीरे होती है। इन सम ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज लिमिटेड, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, कि उतनी ही होती है, उसके बाद में ग्रोथ नहीं होती है। दैट इज it stops after a time। Example, most animals while in some organism growth is unlimited, that is big trees। लेकिन अब कुछ में क्या होता है, ग्रोथ लिमिटेड होती है, एक सर्टेन टाइम के बाद में ग्रोथ जो है होनी स्टॉप हो जाती है। लेकिन कुछ अगर मैं ऑर्गेनिजम्स की बात करूं जैसे प्लांट्स, कोई बिग ट्री है तो उसमें क्या है, ग्रोथ कंटिन्यूअसली होती रहती है, कोई भी लिमिटेशन नहीं होती कि इस टाइम तक होगी और उसके बाद में नहीं होगी। जब लिमिटेशन होती है कि इस पर्टिकुलर टाइम तक होती है और इसके बाद में ग्रोथ स्टॉप हो जाती है तो क्या बोलते हैं हम, इट इज लिमिटेड। और तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में लिमिटेड होती है, मोस्टली एनिमल्स में ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड होती है। लेकिन अगर मैं कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है, बिग ट्रीज की जो ग्रोथ होती है पेड़ों की, वो अनलिमिटेड होती है, उनका कोई सर्टेन टाइम पर स्टॉप नहीं होती है ग्रोथ। ग्रोथ इन लिविंग बीइंग्स डिपेंड ऑन फूड, क्लाइमेट, एनवायरमेंट, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा। और लिविंग बींग्स में जो ग्रोथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है कि खाना कैसा खा रहे हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, एनवायरमेंट कैसा, और लाइफस्टाइल हमारी कैसी है, जीने का तरीका कैसा है। प्लांट की मैं बात करूं तो सीड में जर्मिनेशन होता है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा प्लांट बनता है, देन वो एकदम बड़ा सारा प्लांट बन जाता है ना? तो ग्रोथ हुई प्लांट में। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी। लिविंग थिंग्स में एक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन, जो कि एनर्जी को लेने के लिए, एनर्जी को क्रिएट करने के लिए करते हैं, हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। और कैसे रेस्पायर करते हैं, द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड रहती है, खाने की फॉर्म में स्टोर रहती है, फूड की फॉर्म में। दिस स्टोर्ड एनर्जी इज रिलीज व्हेन द फूड इज burned
ऑक्सीडाइज्ड इनसाइड द बॉडी सेल्स। क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो रिलीज करी जाती है जब फूड हमारी बॉडी में बर्न होता है, क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है इनसाइड द बॉडी सेल्स के अंदर। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का ऑक्सीडेशन होना, फूड और उससे फिर रिलीज एनर्जी का बनना, एनर्जी रिलीज होती है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। When we inhale, take in air, the fresh air fills our lungs and provides us oxygen. जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं हमारी बॉडी में। When we exhale एयर, और जब हम सांस छोड़ते हैं, द यूज्ड एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग्स, और जो भी यूज्ड एयर होती है वो हमारे लंग्स से बाहर निकल जाती है। द एक्सहेल्ड एयर इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम आपको पता होगा कि हम जो सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज्यादा होती है, और जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा होता है। द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग फ्रेश एयर एंड एक्सहेलिंग यूज्ड एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग। देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे, रेस्पिरेशन अलग है। रेस्पिरेशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। While breathing क्या है, inhaling and exhaling the air. This process is breathing. It helps in the movement of gases from outside into our body and from our body to outside. ये किसमें हेल्प करता है, हमारी जो एयर है वो हमारी बॉडी में जाती है, बॉडी से बाहर निकलती है, ये ही प्रोसेस क्या है, ब्रीथिंग है। We breathe air through our nose. ह्यूमन बींग्स किससे ब्रीथ करते हैं, नोज से करते हैं। इनटू आवर लंग्स, और लंग्स में हमारी जो एयर होती है वो चली जाती है। Birds, reptiles, mammals also have lungs. किस किस के पास लंग्स होते हैं, बर्ड्स के पास होते हैं, रेप्टाइल्स के पास होते हैं, और मैमल्स के पास भी लंग्स होते हैं। फिशेज लिविंग इन वाटर ब्रेथ थ्रू गिल्स, और जो फिशेज जो वाटर में रहती है वो गिल्स के थ्रू करती है ब्रीथ। दे टेक ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, और जो वाटर में जो ऑक्सीजन घुली हुई रहती है, डिजॉल्व रहती है, उसको फिशेज यूज करती है। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू स्पाइरकल्स, इंसेक्ट्स किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, स्पाइरकल्स के थ्रू। अर्थवर्म्स एंड लीचेस ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। यू हैव टू रिमेंबर दीज एग्जांपल्स की कौन से जो है ऑर्गेनिजम्स किससे ब्रीथ करते हैं, राइट। और इंसेक्ट्स, अगर मैं इंसेक्ट्स की बात करूं तो स्पाइरकल से, एंड if I talk about earthworm and leeches, then they breathe through their moist skin. See, earthworm का डायग्राम हमें दिया हुआ है, earthworm breathes through moist skin. Fish breathes through gills, fish gills के थ्रू breathe करती है। frog जो है वो moist skin के थ्रू breathe करता है, और lungs जो होते हैं वो अंदर, जैसे हम nose से लेते हैं और lungs में जाती है एयर, तो frog में क्या होता है, moist skin से वो एयर को इनहेल करता है, and then it goes to lungs. अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, देन नॉस्ट्रल्स, हमारे नॉस्ट्रल्स से लेते हैं, एंड देन द एयर गोज टू लंग्स। नेक्स्ट इज प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर टू रिलीज एनर्जी। प्लांट्स भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं और फिर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। सी, दे ब्रेक डाउन द फूड प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो फूड वो प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम उसका ब्रेक डाउन करते हैं। ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ। जो ऑक्सीजन जो बनती है, ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो प्रोड्यूस होती है, इट इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, वही फूड के ऑक्सीडेशन करने के लिए वो यूज कर लेते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के टाइम, रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, तो उसको फोटोसिंथेसिस के यूज ले लेते हैं, बिकॉज फोटोसिंथेसिस में चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड। दे ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, स्टोमेटा, आपको पता होंगे, द स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स व्हिच आर नोन एज स्टोमेटा। नेक्स्ट सी, फोटोसिंथेसिस हमें क्या दिया हुआ है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन हमें बताया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 जो है वो सेल के अंदर जाती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, लेकिन रेस्पिरेशन में उल्टा हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर जाएगी और CO2 रिलीज होती है।
Living things respond to stimuli. What is stimuli and how do we respond to stimuli? Stimuli को respond करने का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में उसको हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस दैट अकर इन देयर सराउंडिंग्स. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी सराउंडिंग्स में चेंजेस होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं. चेंजेस इन द सराउंडिंग्स in our surroundings that make us respond or react to them are called stimuli. Stimuli का क्या मतलब होता है कि ऐसे changes जो हमारे environment में हो रहे हैं, ऐसे changes जो हमारे environment में हो रहे हैं और उसके लिए living organisms respond करते हैं, उसी को हम stimuli बोलते हैं. Example में अगर बात करूं, you quickly withdraw your hand when you happen to touch a hot utensil. जब आप एकदम से कोई भी hot utensil, कोई भी गर्म बर्तन को touch कर लेते हैं तो ऐसे एकदम से हम हाथ को हटा लेते हैं. ये क्या हुआ? स्टिमुलाई क्या था? दैट हॉट यूटेंसिल. और हमने क्या रिस्पॉन्ड किया कि हमने हाथ को एकदम से पीछे ले लिया. Here hot utensil is a stimulus. तो hot utensil stimulus है और withdrawing of your hand is response. और जैसे ही हमने पीछे करा, अपना हाथ withdraw किया, उसी को हम क्या बोलते हैं? withdrawing. जो हमने करा उसी को मैंने क्या बोला? response. Now see, that is reaction to stimulus. हमने stimulus के लिए कैसे react किया? This was the ability of an organism to react to a change in the environment is called responsiveness. और जो ability होती है organism की कि respond करना जो भी changes है उसको हम क्या बोलते हैं? responsiveness बोलते हैं. और consciousness, हम बोल सकते हैं कि I am conscious, we are conscious. हम conscious होते हैं इसीलिए, because unconscious होंगे तो कैसे हम environment में changes के लिए हम respond करेंगे. Next, examples of stimuli and their responses. If someone steps on a sharp object like nail while walking barefoot, the person suddenly withdraws his or her foot. एकदम से अगर आप कोई भी शार्प चीज के ऊपर अगर अपना पैर रख देते हो, barefoot, आपने कुछ पहन नहीं रखा पैरों में, nails के ऊपर या फिर कोई भी शार्प चीज के ऊपर आप पैर रखोगे तो एकदम से आप हटा लोगे. वो क्या हुआ? स्टिमुलाई क्या था? स्टिमुलस क्या था? द नेल्स या फिर जो भी शार्प ऑब्जेक्ट. और हमारा रिस्पॉन्स क्या था? दैट वी विथड्रॉ आवर लेग. When someone suddenly moves from a dark place into bright place, she automatically closes eyes for a moment till eyes adjust to the changed bright light in the bright light situation. अब कई बार ऐसा होता है कि हम एकदम अंधेरे में होते हैं. ऐसा होता होगा कि हम लोग एक बार डार्क रूम में बैठे होते हैं, एकदम से कोई लाइट ऑन कर देता है तो हमारी आंखें एकदम से ऐसी हो जाती है. क्यों हो जाती है हमारी आंखें एकदम से ऐसी? बिकॉज हमारे जो है हम बॉडी हमारी रिस्पॉन्स करती है कि हमारी आईज को एडजस्ट करने में, वो ब्राइट लाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में थोड़ा से मूवमेंट चाहिए होता है, कुछ सेकेंड्स का, कुछ मिनट्स का टाइम चाहिए होता है. इसलिए हम ऑटोमेटिकली ये होता है कि हम एकदम से जैसे डार्क एकदम रूम में बैठे और एकदम से कोई लाइट ऑन कर देता है तो हमारी आंखें क्लोज हो जाती है, हल्की सी क्लोज हो जाती है. एनिमल्स, एग्जाम्पल डॉग, कैट, सडनली become active on seeing the food placed in front of them. और एनिमल्स के सामने अगर हम खाना रख देते हैं तो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं. A bird, example sparrow, flies away when someone runs towards it. और स्पैरो क्या करती है? एकदम से कोई भी अगर स्पैरो बैठी हो और हम उसको जैसे ही उसके पास जाने लगते हैं एकदम से वो उड़ जाती है ना. Cockroaches begin to move to their hiding places if the light in the kitchen is switched on. और cockroaches जो होते हैं कि वो क्या करते हैं, अगर डार्क है तो किचन में हम जैसे ही लाइट को ऑन करते हैं तो कॉकरोचेस एकदम भागकर एकदम डार्क जगहों पर भागने लग जाते हैं, लाइट से एकदम बचने की कोशिश करते हैं. प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. प्लांट्स भी स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, सच एज लाइट, टेम्परेचर, टच, मॉइस्चर एक्सेट्रा. कैसे, किस किस स्टिमुलाई के लिए? लाइट के रिलेटेड, टेम्परेचर, टच और मॉइस्चर के भी रिलेटेड करते हैं. फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट. और कुछ फ्लावर्स जो होते हैं, उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो कब खिलते हैं? सिर्फ रात को खिलते हैं. इन सम प्लांट्स फ्लावर्स क्लोज आफ्टर सनसेट. और कुछ प्लांट्स में जैसे ही सनसेट हो जाता है जो फ्लावर्स है वो क्लोज हो जाते हैं. लोटस फ्लावर्स ओपन इन द मॉर्निंग एंड क्लोज बाय सनसेट. जैसे कि लोटस का एग्जांपल लें तो मॉर्निंग में ब्लूम होते हैं लोटस के फ्लावर्स और रात को क्या होता है? सनसेट में क्या हो जाता है? जैसे ही सनसेट हो जाता है वो क्लोज हो जाते हैं. इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा, commonly called as touch me not, leaves close or fold with when someone touches them.
और मिमोसा प्लांट्स जो है, मिमोसा एक प्लांट का नाम है, उसको टच मी नॉट भी बोला जाता है, एज यू कैन गेट बाय द वर्ड टच मी नॉट, मुझे टच मत करो। तो टच मी नॉट में क्या होता है, जैसे ही हम टच करते हैं प्लांट को वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। मिमोसा की जो क्या होता है कि जो लीव्स होती है वो क्लोज हो जाती है। तो ये क्या हुआ कि टच मी नॉट में मिमोसा प्लांट में क्या होता है, रिस्पॉन्ड होता है। व्हाट इज द स्टिमुलाई, कि कोई भी जाके अगर टच करेगा कोई भी एनिमल, ह्यूमन बीइंग, तो वो जो प्लांट है वो क्लोज हो जाएगा। दिस इज नोन एज थिग्मोट्रोपिज्म। इसको क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। स्टोमेटा ऑफ लीफ ओपन ड्यूरिंग डे टाइम एंड क्लोज एट नाइट। आपको पता होगा स्टोमेटास, द टाइनी पोर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, ये क्या होते हैं, दिन के टाइम ओपन हो जाते हैं और रात के टाइम में क्लोज हो जाते हैं, क्लोज एट नाइट। द रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टुवर्ड सनलाइट और एनी सोर्स ऑफ लाइट इज रेफर्ड टू एज फोटोट्रोपिज्म। देखो, अब जब हमने स्टिमुलाई के रिगार्डिंग जब प्लांट्स जो है रिस्पॉन्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। और जब प्लांट्स जो है लाइट के लिए, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट, चाहे सनलाइट हो या फिर कहीं भी लाइट आ रही है, उस तरफ वो जो प्लांट्स होते हैं वो बेंट हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। स्टेम्स ऑफ प्लांट्स हैव अ टेंडेंसी टू ग्रो टुवर्ड्स द लाइट, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। तो क्या होता है, स्टेम्स जो होती हैं जो प्लांट की, वो जो लाइट का सोर्स होता है उस तरफ ग्रो करने की टेंडेंसी उनकी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। वो फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहे हैं। Whereas the roots of plants have a tendency to grow away from the light. लेकिन जो रूट्स होती है आपको पता होगा वो ग्राउंड में अंदर की तरफ ग्रो होती है, और जो उनकी क्या टेंडेंसी होती है कि वो जो लाइट का सोर्स है उसके अवे वो ग्रो होती है। दिस इज नोन एज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। इसको क्या बोला जाता है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक बोला जाता है। The response of roots and stems towards the gravity is called geotropism. और जो रिस्पॉन्स होता है रिगार्डिंग टू ग्रेविटी, जो हमारी ग्रेविटी के रिगार्डिंग जो रिस्पॉन्स होता है रूट्स का, स्टेम्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। रूट्स हैव अ टेंडेंसी टू ग्रो टुवर्ड्स द ग्रेविटी, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। अब इसमें जियोट्रॉपिक में क्या होता है, बिकॉज हमने जस्ट पढ़ा कि फोटोट्रोपिज्म के में क्या होगा कि जो रूट्स होती है वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, लेकिन जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी नीचे होती है एंड सरफेस के एकदम ऐसे ही जो रूट्स होती है वो ऐसे ग्रो होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बोलेंगे। स्टेम्स टेंड टू ग्रो अवे फ्रॉम इट, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। लेकिन जो स्टेम्स होती है क्या वो ऐसे ग्रो होती है नीचे की तरफ ग्राउंड के, नो, वो एकदम इरेक्ट जाती है। तो ग्रेविटी जो है नीचे लग रही है लेकिन वो ऊपर की तरफ ग्रो होती है, दैट मींस दे आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। नाउ सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में देख सकते हो ग्रेविटी किधर लगेगी, नीचे की तरफ लग रही है ग्रेविटी। रूट्स जो है ग्रेविटी की साइड में ही ग्रो हो रही है, राइट, रूट्स तो इधर ही ग्रो हो रही है, दिस इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। लेकिन स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो होती है इन रिस्पॉन्स टू लाइट, राइट। इस जो स्टेम है तो हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो होती है, तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको बॉडी से बाहर निकालना, दिस इज एक्सक्रीशन। तो सारे लिविंग थिंग्स जो है एक्सक्रीट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बॉडी में बनते हैं, मेटाबॉलिज्म होने के बाद में, फंक्शंस होने के बाद में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको बॉडी से रिमूव करते हैं लिविंग थिंग्स, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। इन एनिमल्स इट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एनिमल्स में क्या बोला जाता है, एक्सक्रीशन, एंड प्लांट्स में क्या बोला जाता है, सिक्रीशन। ध्यान रखेंगे, एनिमल्स में वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालना, दिस इज नोन एज एक्सक्रीशन। लेकिन प्लांट्स में सेम चीज जो क्या वर्ड है उसके लिए सिक्रीशन बोला जाता है। In animals, these wastes are produced in the form of urine, sweat and bad air. तो ये जो वेस्ट है ये किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है एनिमल्स में, यूरिन, स्वेट और बैड एयर जो होती है उस फॉर्म में हम एक्सक्रीशन करते हैं। एनिमल्स जितने होते हैं वो किस फॉर्म में करेंगे एक्सक्रीशन, यूरिन, स्वेट एंड बैड एयर। सी, प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। जब रेस्पिरेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। सब्सटेंसेस लाइक गम जैसे होता है यूज्ड एज एडेसिव इन कन्फेक्शनरी
एंड इन मेडिसिन। तो गम जो रिलीज करते हैं वो भी एक क्या टाइप का क्या है, सिक्रीशन है। रेजिन यूज्ड इन मेकिंग वार्निश एंड ऑइंटमेंट्स। लेटेक्स, जो लेटेक्स है यूज फॉर मेकिंग रबर। तो ये सारी चीजें कौन सिक्रीट करते हैं, प्लांट सिक्रीट करते हैं। सिक्रीशन जब करते हैं तब ये सारी जो भी मटेरियल्स है ये कौन सिक्रीट करते हैं, प्लांट्स करते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। सारे लिविंग थिंग्स जो होते हैं अपने जैसे सेम अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही टाइप के सेम यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वेज एंड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। सारे ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन करने का तरीका अलग अलग होता है, राइट। सम ऑर्गेनिजम्स, सम एनिमल्स ले एग्स, कुछ एनिमल्स जैसे बर्ड्स एग्स ले करते हैं विच अपॉन हैचिंग गिव राइज टू यंग वंस। एग्जांपल बर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, इंसेक्ट्स, फ्रॉग एक्सेट्रा। और कुछ जैसे कि है एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, फ्रॉग्स हो गए, ये क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं, फिर वो एग्स हैच करते हैं और उसमें से यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं। While the other organisms other animals give birth to young ones, लेकिन कुछ एनिमल्स डायरेक्ट young ones को जो है प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मैमल्स, काउ, बफेलो, लायन, हॉर्स, कैट, टाइगर एक्सेट्रा। ह्यूमंस आल्सो गिव बर्थ टू यंग वंस। डायरेक्ट बच्चे होते हैं जैसे कि किसमें, काउ में, हॉर्स में, है ना, टाइगर में, कैट में, बफेलोज में, लायन में। और इवन ह्यूमन बींग्स की भी हम बात करें, हमारी बात करें तो हमारे भी क्या होता है, डायरेक्ट यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावर्स आर द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, उनमें जो फ्लावर्स होते हैं, जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब है जो फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स, तो उनमें फ्लावर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं। फ्रॉम फ्लावर्स फ्रूट कंटेनिंग सीड्स आर फॉर्म्ड। तो फ्लावर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूट्स में हो जाते हैं कन्वर्ट। और फ्रूट्स में क्या होते हैं, सीड्स प्रेजेंट होते हैं। सीड्स ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। और जब सीड्स का जर्मिनेशन करवाया जाता है तो उससे क्या होता है, सीड से वापस न्यू प्लांट जो है वो ग्रो हो जाता है। Many plants also reproduce through parts other than seeds। और कुछ प्लांट्स जो है वो सीड्स के अलावा भी और कुछ ऑर्गन से रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि रोज, जैस्मिन, मिंट, शुगर केन। तो रिप्रोड्यूस बाय प्रोपेगेटेड बाय स्टेम कटिंग्स। तो स्टेम की कटिंग्स जो होती है वो वापस जब सॉइल में लगा देते हैं, लाइक रोज है उसकी स्टेम को कट करके वापस कोई प्लांट में सॉइल में लगा देंगे तो वो वापस न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो कुछ सीड से ना ग्रो होके किससे ग्रो होते हैं, स्टेम कटिंग से, प्रोपेगेटेड प्रोसेस से ग्रो होते हैं। जिंजर, अनियन, पोटैटो प्रोपेगेट बाय अंडरग्राउंड स्टेम। और कुछ जैसे कि जिंजर, ऑनियन, पोटैटो किससे होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम से प्रोपेगेट करते हैं। एंड इन ब्रायोफाइलम सेवरल टाइनी प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द लीफ बड्स ऑफ ऑन द मार्जिन्स। और ब्रायोफाइलम में क्या होता है, लीव्स के जो मार्जिन्स होते हैं उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, बड्स होते हैं, जिससे कि वो जो बड्स होते हैं वो न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं। Next is our Olympiad bite. This is very important. Animals that produce their offspring by laying eggs are called oviparous. ऐसे एनिमल्स जो एग्स को ले करते हैं, लाइक hen, crocodile, birds, तो ये क्या कहलाते हैं, ओविपैरस कहलाते हैं, जो एग्स को ले करते हैं, ठीक है। एंड द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू द यंग वंस आर नोन एज विविपैरस एनिमल्स। और कुछ ऐसे एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, ह्यूमन बींग्स एंड डॉग, कैट जो डायरेक्ट यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विविपैरस बोलते हैं। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स क्या है, मूव भी करती है, मूवमेंट होता है लिविंग थिंग्स में। सी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट शो करते हैं। अब आप तो कहेंगे मैम प्लांट्स तो मूव नहीं करते, बट क्या उनकी ब्रांचेस मूव होती है, यस। क्या लीव्स मूव होती है, हाँ जी, कुछ तो मूवमेंट हो रहा है। एक जगह से दूसरी जगह जाना इज नॉट द मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स बॉडी में कोई भी मूवमेंट होना चाहिए, दैट इज मूवमेंट। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी बॉडी पार्ट, कोई भी ऐसा चेंज जो बॉडी पार्ट में हो रहा है, पोजीशन में, जो कोई भी अगर बॉडी पार्ट के कोई भी पोजीशन में
बॉडी पार्ट है, उसके पोजीशन में अगर चेंज हो रहा है देन वी विल से इट इज द मूवमेंट, इज कॉल्ड मूवमेंट. Whereas the movement of a whole organism from one place to another is called locomotion. तो locomotion और movement में फर्क क्या होगा? मूवमेंट का मतलब होता है कोई भी बॉडी पार्ट की पोजीशन में चेंज आना, जैसे कि प्लांट्स क्या करते हैं, वो उनमें मूवमेंट होता है. लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, दिस इज लोकोमोशन. जैसे कि एनिमल्स करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स करते हैं, काउ, बफेलो, लायन, वो क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं. प्लांट्स लोकोमोशन नहीं करते, वो मूवमेंट करते हैं. Plants show only movement, whereas animals show locomotion as well as movement of body parts. हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट भी होता है, हम लोकोमोशन भी करते हैं. एनिमल्स लोकोमोशन भी करते हैं और मूवमेंट भी होता है बॉडी पार्ट्स का, लेकिन सिर्फ प्लांट्स क्या करते हैं, लोकोमोशन नहीं करते, वो सिर्फ मूवमेंट करते हैं. Plant show certain movements, dropping of leaves of mimosa touch me not प्लांट. अभी हमने पढ़ा था टच मी नॉट की, वो जो होता है टच मी नॉट रिस्पॉन्स करता है तो उसकी लीव्स क्लोज हो जाती है, तो मूवमेंट हुआ लीव्स में. लीव्स इज अ बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट और उसमें मूवमेंट हुआ, तो ये ही किसका एग्जांपल है, मूवमेंट का है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट, और जो फ्लावर्स ओपन होते हैं क्लोज होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था लोटस का जो है ब्लूम करता है मॉर्निंग में एंड सनसेट में वो क्लोज हो जाता है, तो किसका मूवमेंट हुआ, बॉडी पार्ट का, प्लांट की बॉडी पार्ट का मूवमेंट हुआ. वी विल से कि वही मूवमेंट है. These all tropic movements और tropism. These all are tropic movements और tropism. इनको क्या बोला जाता है, tropic movements बोला जाता है, या हम बोल सकते हैं tropism. Next is our self test 1. Question number 1 is which of the following is not an example is response to stimuli. कौन सा stimuli का example जो है नहीं है कि response to stimuli. Stems of plant grow towards light. This is an example. Lotus flower open in the morning and close by sunset. This is an example. Cockroaches run away when the bright light is flashed off on them. Right. A child growing into an ant. This is an example of growth. तो ये नहीं है, हमें यही पूछा था कौन सा एग्जाम्पल नहीं है. D is the correct answer. Second question is bending of a plant towards light. Light के सोर्स की तरफ बेंड होना क्या कहलाता है, जियोट्रॉपिज्म? नो. फोटोट्रॉपिज्म? यस, फोटोट्रॉपिज्म ही बोलते हैं हम. जियोट्रॉपिज्म इज was the response of plant in regarding to gravity. Next question, which of the following option does not contain all excretory products? कौन सा है ऑप्शन जो सारे excretory products को contain नहीं करता? Sweat, urine, latex, यूरिन, कार्बन डाइऑक्साइड, रेजिन. सी, ये जो है यूरिन, स्वेट, यूरिन, लेटेक्स क्या है, सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, यूरिन, कार्बन डाइऑक्साइड, रेजिन भी एक्सक्रीटरी है. देन रेजिन, लेटेक्स एंड गम आर आल्सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. बट इफ आई टॉक अबाउट स्वेट, यूरिन, एनर्जी इज नॉट एन excretory product. So D is the correct answer. Let's come to the next question. Next question is which of the following is the breathing of organs of cockroach and pigeon respectively. हमें breathing organ बताना है कॉकरोच का. कॉकरोच का हमने पढ़ा था, कॉकरोच का इंसेक्ट है. कॉकरोच क्या किससे ब्रीथ करेगा, स्पाइरल से. और अगर पिजन की मैं बात करूं, पिजन इज अ बर्ड, इट विल बी ब्रीथ थ्रू lungs. So C is the correct option. So students, our next topic is getting to know plants. हम plants के बारे में पढ़ेंगे and classification of plants. Plants का classification कैसे हुआ है? See, plants are autotrophic living organisms. Plants autotrophic living organisms हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. We already know this. Plants can be classified into two types. Plants को दो types में classify करा जा सकता है. कौन से two types है? Whether they bear flowers or not. कि वो flowers को bear करते हैं, flowers उनमें आते हैं या नहीं आते हैं. तो उस बेसिस पे हम बोलते हैं flowering plants and non-flowering plants. जिनमें flowers आते हैं flowering plants, जिनमें नहीं आते non-flowering plants. So two types कौन से होंगे? Flowering plants and non-flowering plants. Now see, plants like rose, sunflower, marigold, hibiscus, mango and apple are flowering plants. तो flowering plants के examples क्या हैं? Rose, sunflower, marigold, hibiscus, mango, apple. इनमें क्या होते हैं? Flowers आते हैं.
नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? फर्न्स, मॉसेस एक्सेट्रा। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि इनमें फ्लावर्स नहीं आते हैं। और कॉमनली आपने रोज के फ्लावर, सनफ्लावर के फ्लावर, सनफ्लावर, हम ये सारे फ्लावर्स देखते भी हैं। प्लांट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में और क्लासिफाई करा जाता है। कौन सी है वो? हर्ब्स, shrubs and trees based on their size and nature of the stem। और किसमें क्लासिफाई किया गया है? 3 कौन सी कैटेगरीज है? हर्ब्स, shrubs एंड ट्रीज बेस्ड ऑन द साइज। आप देख सकते हो कि ट्रीज जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू, अगर मैं हर्ब्स की बात करूं तो छोटे प्लांट्स होते हैं। तो साइज के बेसिस पे उनका स्टेम का नेचर कैसा है, उस बेसिस पे 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, हर्ब्स, shrubs एंड ट्रीज। नेक्स्ट इज सनफ्लावर फ्लावरिंग प्लांट। सनफ्लावर क्या है? फ्लावरिंग प्लांट है, वी ऑल नो दैट। फर्न इज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट इज हर्ब्स। हर्ब्स की अगर हम बात कर ले, प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस। ये जो हर्ब्स होते हैं वो यूजुअली छोटे प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट प्लांट्स होते हैं, एंड उनकी ये ग्रीन कलर के होता है, और जो स्टेम होती है वो क्या होती है? टेंडर स्टेम प्रेजेंट होती है इनमें। एग्जाम्पल क्या है? ग्रास, टोमेटो, व्हीट, मिंट, दीज ऑल आर हर्ब्स। ये क्या है? हर्ब्स है। हर्ब्स के और एग्जाम्पल्स में देखूं तो स्पिनच, ग्रास, दीज आर हर्ब्स। ये क्या है? हर्ब्स है। शर्ब्स थोड़े बड़े होते हैं, हर्ब्स से थोड़े से बड़े होते हैं और ट्रीज से छोटे होते हैं शर्ब्स। Some plants have the stem branching out near the base। Some plants की क्या होती है? जो stem branching होती है वो थोड़ी सी the stem branching out near the base। जो base होता है वहां से stem की जो branch होती है वो बाहर निकल रही होती है। The stem is woody। woody stem होती है, tender stem नहीं होती। woody hard but not very thick। woody होगी, hard होगी, लेकिन बहुत ज्यादा thick नहीं होगी, मोटी नहीं होगी। दे आर मीडियम साइज प्लांट्स। क्या होते हैं? मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं, ना बहुत छोटे होते हैं, हर्ब्स छोटे होते हैं और ट्रीज की तरह बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं होते, मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड shrubs। इन प्लांट्स को shrubs बोला जाता है। एग्जाम्पल्स आर हिबिस्कस, बोगनवेलिया, लेमन, रोज, pomegranate। These are the examples of shrubs। You have to remember these examples also। shrubs के example क्या बोल सकते हैं हम? रोज, hibiscus, all these are examples of shrubs। Next is trees। trees की हम बात करें, some plants are very tall and have a hard, thick and brown stems। बहुत बड़े जो होते हैं, सबसे बड़े कौन होते हैं? trees होते हैं। trees क्या होते हैं? बहुत tall होते हैं, hard होते हैं, thick होते हैं और brown stem होती है जिसको हम trunk बोलते हैं। The main stem is called trunk। The stems have branches if present in the upper part। upper part में क्या होती है? branches होती है बहुत सारी, much above the ground, जो ground से बहुत ज्यादा ऊपर होती है। such plants are called trees। इनको trees बोला जाता है। example नीम, banyan, पीपल, मैंगो। these are all are the examples of trees। नीम का भी ट्री देखा होगा आपने, पीपल का भी देखा होगा, मैंगो का भी देखा होगा और बैनियन का भी देखा होगा। अदर देन हर्ब्स, shrubs एंड ट्रीज देयर आर क्लाइंबर्स। और हर्ब्स, shrubs और ट्रीज के को अगर हम साइड में रखें तो और एक टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स। अब आप वर्ड से समझ सकते हो, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, 2 टाइप के होते हैं। दीज आर प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट। इनकी जो स्टेम्स होती है क्लाइंबर्स और क्रीपर्स की, वो इतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती, इतनी ज्यादा अपराइट, मतलब सीधा अपने आप वो ये क्या है? एक कोई दूसरे प्लांट की या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट के सहारे ये ग्रो होते हैं, बिकॉज ये इनकी स्टेम अपराइट नहीं खड़ी हो सकती, इट कैन नॉट स्टैंड अपराइट। Creepers, the plants with weak stems which creep along or spread out on the ground because of their heavy fruits are called creepers। creepers क्या होते हैं? creepers में भी weak stem होती है, बहुत weak होती है stem, which creep along or spread out on the ground with their heavy fruits। तो ये क्या है? ground में spread हुए रहते हैं और इनके जो fruits होते हैं वो बहुत heavy होते हैं।
एग्जाम्पल्स आर पंपकिन, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी। तो इन सब में क्या होता है, जो क्रीपर्स होते हैं ये, इनकी जो ब्रांचेस, इनकी जो स्टेम्स होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, बहुत वीक होती है, इसलिए ये ग्राउंड में ही स्प्रेड आउट रहते हैं और इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो हैवी फ्रूट्स होते हैं। ट्रीज के हमने एग्जांपल्स देखे, बैनियन एंड कोकोनट। नाउ क्रीपर्स का हम एग्जांपल देख रहे तो पंपकिन एंड वाटरमेलन, ये क्या है, क्रीपर्स है। फ्रूट्स तो बहुत हैवी होते हैं लेकिन स्टेम्स जो होती है वो वीक होती है, इसलिए ग्राउंड में ही स्प्रेड आउट रहती है। नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स यू कैन गेट बाय द वर्ड, इनमें भी वीक स्टेम होती है। टेक द सपोर्ट ऑफ द सराउंडिंग स्ट्रक्चर सच एज ट्रीज, वॉल्स, रेलिंग्स एक्सेट्रा टू क्लाइंब अप। बहुत ज्यादा वीक स्टेम होती है लेकिन ये स्प्रेड आउट, क्रीपर्स की तरह इनकी भी वीक स्टेम होती है लेकिन ये क्रीपर्स की तरह ग्राउंड पर स्प्रेड आउट नहीं रहते हैं, ये कोई भी दूसरे स्ट्रक्चर्स की हेल्प से उन पे क्लाइम्ड अप रहते हैं, उनके सारे ये ग्रो होते हैं, जैसे वॉल्स, रेलिंग्स के सारे। एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स इंक्लूड पी प्लांट, ग्रेप वाइन, मनी प्लांट। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या है, मनी प्लांट में आपने देखा होगा स्टेम्स जो होती है वो वीक होती है तो वो कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट के, दूसरे स्ट्रक्चर के सारे ही ग्रो होता है। दीज आर नोन एज क्लाइंबर्स। एग्जाम्पल्स आर ग्रेप वाइन आप देख सकते हो, पी देख सकते हो और मनी प्लांट। दीज आर क्लाइंबर्स, इनको क्लाइंबर्स बोला जाता है। कंपैरिजन बिटवीन हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। अब टेबुलर फॉर्म में हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं तीनों के बीच में, हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज के बीच में। साइज की मैं बात करूं, हर्ब्स आर वेरी स्मॉल, प्लांट्स लेस देन 1 मीटर इन हाइट। हर्ब्स सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं, 1 मीटर भी इनकी हार्डली हाइट होती है, 1 मीटर से कम ही होती है। शर्ब्स क्या होते हैं, मीडियम साइज्ड प्लांट्स होते हैं, दे आर बिगर देन हर्ब्स बट स्मॉलर देन ट्रीज। हर्ब्स से तो बड़े होते हैं लेकिन ट्रीज से छोटे होते हैं शर्ब्स। शर्ब्स सबसे ज्यादा टॉल होते हैं और बिग प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट, नेचर ऑफ स्टेम की बात कर लूं मैं, तो हर्ब्स हैव शॉर्ट एंड डेलिकेट ग्रीन स्टेम्स, बिकॉज छोटे होते हैं तो इनकी स्टेम्स भी सॉफ्ट होती है और डेलिकेट होती है, ग्रीन कलर्ड स्टेम होती है। शर्ब्स हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम, हार्ड और वुडी स्टेम होती है शर्ब्स में। मैनी ब्रांचेस अराइज जस्ट अबव द ग्राउंड, जो ब्रांचेस होती है वो जस्ट थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता ब्रांचेस में, वो जस्ट अबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता ब्रांचेस का। ट्रीज की हम बात कर ले तो वन स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक, ट्रीज में ट्रंक प्रेजेंट होती है, एक सिंगल स्टेम। ब्रांचेस जो होती है वो अराइज हाई अपॉन द स्टेम, तो स्टेम पे, ट्रंक पे बहुत ऊंची होती है, ग्राउंड से ज्यादा लेवल पे होती है ब्रांचेस ट्रीज में। नाउ लाइफ स्पेन की मैं बात कर लूं तो हर्ब्स लिव फॉर ओनली 1 और 2 सीजन्स। हर्ब्स क्या है, छोटे प्लांट्स है सबसे, तो इनकी लाइफ साइकिल भी बहुत छोटी होती है, 1 या 2 सीजन तक ही ये रहते हैं। शर्ब्स मे लिव फॉर मेनी ईयर्स, शर्ब्स बहुत सालों तक रहते हैं बट देयर लाइफ स्पैन इज लेस देन ट्रीज। लेकिन जैसे साइज इनका ट्रीज से कम था वैसे इनका लाइफ स्पैन भी ट्रीज से कम होता है। ट्रीज यूजुअली लिव फॉर सेवरल ईयर्स, ट्रीज की जो लाइफ होती है बहुत ईयर्स की होती है, बहुत ज्यादा टाइम तक होती है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स की हम बात कर ले तो हर्ब्स के एग्जाम्पल है मस्टर्ड, रेडिश, और शर्ब्स की बात कर ले तो जैस्मीन एंड रोज, और ट्रीज की बात कर ले तो नीम एंड मैंगो। दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस टेबल में हमने पूरा कंक्लूजन पढ़ लिया तीनों के बारे में। सो इट इज बेटर कि आप जब थ्योरी पढ़ो, आप पढ़ रहे हो तो आप इन चीजों को ग्रैब अप करो, बिकॉज ये ऐसी टेबल्स ही जो है आपको इन कंपैरिजन टू जो हम सीधा अलग अलग पढ़ते हैं उसमें इतनी जल्दी लर्न नहीं होता जितना टेबुलर फॉर्म में हमें कोई भी चीज लर्न होती है। So the next one is on the basis of lifespan. Lifespan के basis पे plants को भी categorize किया गया है। Let's see. On the basis of lifespan, plants are classified into annual plants, biennial plants and perennial plants. 3 categories में divide किया गया है. First is annual, second is biennial, third is perennial. Next, एनुअल प्लांट्स की हम बात करें, एनुअल प्लांट्स सर्वाइव ओनली फॉर 1 सीजन। जैसे कि एनुअल हमने बात करी, एनुअल एक साल, एक सीजन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या करेंगे कि 1 सीजन के लिए ये सर्वाइव करते हैं। मोस्ट हर्ब्स आर एनुअल प्लांट्स, मोस्टली जितने भी हर्ब्स होते हैं, जो छोटे प्लांट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो एनुअल प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मस्टर्ड, व्हीट, ग्राम, मेज, पैडी
etc. Next is biennial plants. Biennial plants complete their life cycle in 2 years. Biennial 2, biennial बाई से हमें पता लग रहा है 2, और 2 years में अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करते हैं. ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर दे डेवलप ओनली वेजिटेटिव पार्ट्स. फर्स्ट ईयर में क्या करते हैं, ये जो 1 year जो होता है उसमें वेजिटेटिव जो पार्ट्स होते हैं वही डेवलप होते हैं सिर्फ. फ्लावर्स एंड फ्रूट्स डेवलप ओनली इन सेकेंड ईयर. फ्लावर्स और फ्रूट्स कब डेवलप होंगे? फर्स्ट में वेजिटेटिव. फ्लावर्स और फ्रूट्स वेजिटेटिव पार्ट्स नहीं होते, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं. तो वेजिटेटिव जो पार्ट्स होते हैं वो 1 year में होते हैं डेवलप, और जो सेकेंड ईयर दूसरा ईयर जो होता है तो उसमें क्या होता है, सेकेंड ईयर में उनके फ्रूट्स और फ्लावर्स डेवलप हो जाते हैं. और इनका एग्जाम्पल क्या है? रेडिश, कैरेट, टर्निप एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज पेरेनियल प्लांट्स. Perennial plants, shrubs and trees are perennial plants. They live for several years. Perennial से आपको वर्ड से भी पता लग रहा होगा. Perennial हमने पढ़ लिया, annual, then biennial, then next is perennial. वो क्या करते हैं? several years तक वो, हाँ इसमें कौन आते हैं? shrubs और trees, जो several years तक, बहुत सालों तक वो उनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है. Then mango, guava, neem are the एग्जाम्पल. आपको पता होगा कितने सालों तक नीम का पेड़ रहता है, तो मैंगो, गुआवा एंड नीम आर द एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट इज ओलंपियाड बाइट. इफ वी ऑब्जर्व द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ट्रंक यू विल नोटिस सम रिंग्स. अगर आप ऐसे ये जैसे हमें दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है जैसे ट्रंक ऐसे है, ठीक है, हमने उसको बीच में से ऐसे कट कर लिया. अब जो ट्रंक है उसका अगर हम ऐसे उसको ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऐसी एक इमेज दिखेगी. आपको ऐसी एक इमेज दिखेगी. उसको आप जब ऊपर से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगी ट्रंक. राइट नाउ वी विल नोटिस सम रिंग्स. आपको कुछ ऐसी रिंग्स दिखेगी. दीज आर कॉल्ड एनुअल रिंग्स और ग्रोथ रिंग्स. इन रिंग्स को क्या बोला जाता है? एनुअल रिंग्स या फिर ग्रोथ रिंग्स बोला जाता है. बाय काउंटिंग दीज वी कैन नो द एज ऑफ द ट्री. अब इनको काउंट करके हम क्या बता सकते हैं कि ट्री की एज क्या है. इनको क्या बोलते हैं? एनुअल रिंग्स और ग्रोथ रिंग्स. तो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमें अगर पता लगाना है कि जो कोई भी ट्री है वो कितने इयर्स ओल्ड है, देन वी कैन काउंट द नंबर ऑफ रिंग्स एंड वी विल गेट टू नो कि वो उसकी क्या एज है, वो कितने इयर्स का है. और इन रिंग्स को क्या बोला जाता है? एनुअल रिंग्स या फिर ग्रोथ रिंग्स बोला जाता है. नेक्स्ट सेल्फ टेस्ट 2 हमारा है. सी द क्वेश्चंस. A creeper generally differs from climber in having. आपको creeper जो होता है उसको climber से कैसे डिफरेंट होता है हमने पढ़ा था. क्या वो weak stems होती है? दोनों की weak stems होती है. Heavy fruits, yes. जो creeper होता है उसके पास क्या होते हैं? Heavy fruits होते हैं, और climber के पास नहीं होते heavy fruits. Next, so the B is the answer. Next is which of the following is a non-flowering plant? Non-flowering का मतलब है जिसमें फ्लावर्स नहीं आएंगे. कौन सा प्लांट होगा वो? कोकोनट, पंपकिन, फर्न, बेसिल. फर्न हमने जस्ट पढ़ा था कि फर्न जो होता है उसमें फ्लावर्स नहीं आते. इट इज अ नॉन-फ्लावरिंग प्लांट. सो द थर्ड क्वेश्चन इज which of the following is a mismatched pair? गलत कौन सा पेयर है? mismatched कौन सा है? Creepers, watermelon and pumpkin, correct. Banana, herbs, banana and coriander, correct. Shrubs, bougainvillea and maize, no, bougainvillea is a tree. bougainvillea क्या है? ट्री है. और मैं मेज की बात करूं, इट इज अ हर्ब. तो बोथ आर इनकरेक्ट. दोनों ही शर्ब नहीं है, और हमें मिसमैच्ड पेयर हमारा कौन सा जा रहा है? सी जा रहा है. सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हर्ब. इनमें से कौन सा हर्ब नहीं है? Coriander plant is a herb. Mustard is also a herb. Beet is also a herb. Lemon का tree होता है. It is not a herb. Answer is D. Next, select the option that contains only biennial plants. Biennial plants हमने पढ़ा था 2 years की लाइफ स्पैन होती है इनकी. Mint and Putanea, maize and sweet pea, mustard and wheat, radish and turnip. हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि कौन से होते हैं बाइनियल प्लांट्स के एग्जाम्पल्स? रेडिश एंड turnip. So D is the answer. So students, we have completed our chapter till self-test 2. Now the remaining chapter we will do in the next video. Till then, keep learning, keep watching. Thank you so much.